हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वासुदेव शुक्ला है। आज क्लास 9th का चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का पार्ट फर्स्ट डिस्कस करेंगे और यह पार्ट थ्योरेटिकल होगा और इस चैप्टर को पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज चैप्टर स्टार्ट करेंगे 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन और ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो यहाँ पे सबसे पहली बात आती है फोर्स हम कहते कैसे हैं, या यहाँ पे एक और बात आती है कि लॉज ऑफ मोशंस ये क्या होते हैं और इनकी एप्लीकेशंस क्या होगी, वो सब इसमें जानेंगे। तो यहाँ पे चैप्टर स्टार्टिंग में ही आ रहा है फोर्स। तो फोर्स का यहाँ पे मतलब होता है कि अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट पे पुश या पुल करते हैं, यानी कि धक्का लगाते हैं, उसे खींचते हैं, तो एक फ़ोर्स कहलाता है। तो ये फिजिकल ये मान लीजिए कोई भी बॉडी है, अगर आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हो तो फोर्स हमें कैसे पता चलेगा? जब वो अपने इनिशियल पोजीशन से वो फाइनल पोजीशन पे आती है, यानी कि वो अपने डिस्प्लेस हो जाती है एक्चुअल जो उसकी पोजीशन होती है। तो एग्जांपल 4, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, तो अगर आप इस पर फोर्स अप्लाई करते हो तो ये अपने पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर फोर्स को मैंने क्या बताया? पुल और पुश, यानी कि पुल और पुश, ये हमने प्रीवियस क्लास में भी सीखा है। पुल और पुश यानी कि एक सिंपल सी कंडीशन होती है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचें या धक्का लगाएं तो वो एक फोर्स के रूप में हम मानते हैं। तो इसकी मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ। तो फोर्स का मतलब है पुल और पुश ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड फोर्स। तो देखो यहाँ पे इसकी सिंपल सीधी एक डेफिनेशन है। और एक और बात, फोर्स को हम यहाँ पे किससे शो करते हैं? एफ से। और अगर इसकी यूनिट की बात की जाए तो फोर्स देखिए, जितने भी लॉ ऑफ मोशन है, फोर्सेस हैं, वो सब के सब आइजैक न्यूटन ने इनको डिस्कवर किया है, इनके बारे में बताया, तो उन्हीं के नाम पे डिनोट किया गया है। यानी जो इसकी एसआई यूनिट होती है वो हमारी क्या होती है? न्यूटन। न्यूटन से पता लगाते हैं कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, 10 न्यूटन है, 5 न्यूटन है या कुछ भी है। तो न्यूटन अगर आपको कहीं पर भी दिख जाए तो आप समझ जाना कि वहाँ पर कहीं ना कहीं फोर्स की बात हो रही है। तो अब फोर्स भी यहाँ पर 2 टाइप के होते हैं। एक है आपका बैलेंस फोर्स और एक है आपका अनबैलेंस्ड फोर्स। तो देखिए दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। देखिए फोर्स का मतलब यही था, हमें सिर्फ ये पता पुल और पुश, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाकर उसकी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल 4, जैसे कोई बलून है, तो अगर आप उसको पुश करते हो तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है, यानी उसका शेप बिल्कुल अलग हो जाता है। तो मान लीजिए कोई डो है, यानी कि कोई गुथा हुआ आटा है, तो आटे पे अगर आप फोर्स लगाते हो तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है, उसकी शेप चेंज हो जाती है। और अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो मोशन में हो जाती है, या वही मोशन में अगर आप कोई फोर्स अप्लाई करते हो तो रेस्ट में हो जाती है। तो मतलब कुछ भी हमें मोशन में चीज़ दिखती है जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 2 टाइप के फोर्स बता रखे हैं। देखिए बैलेंस फोर्स जो होता है, जिसमें बॉडी में कोई भी हमें मूवमेंट नहीं दिखता, यानी वो रेस्ट में रहती है। इसका मतलब जो इसका वेक्टर होता है वो 0 होता है, यानी कि जो उनकी डायरेक्शंस होती हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करती हैं। अनबैलेंस्ड फोर्स में नहीं है। यहाँ पे बैलेंस के जस्ट अपोजिट है, यानी कि वेक्टर सम यहाँ पे 0 नहीं होता, यानी इसकी डायरेक्शन बिल्कुल भी अपोजिट नहीं होगी, सेम डायरेक्शन होगी। और इसमें बॉडी मूवमेंट करती हुई नज़र आएगी।
एग्जाम्पल फॉर, जैसे आप कोई बॉक्स है, 10 न्यूटन का बल यानी 10 न्यूटन का फोर्स आप इस बॉक्स में लगा रहे हो, और यहाँ से भी 10 न्यूटन का बल यानी 10 न्यूटन का फोर्स इस बॉक्स पर लगा रहे हो। तो होगा क्या कि दो पर्सन्स अगर इस पर फोर्स सप्लाई करते हैं 10-10 न्यूटन के, तो अपोजिट डायरेक्शन है, तो ये वेक्टर कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि जो नेट मैग्नीट्यूड होगा वो हमारा क्या होगा, 0। तो यहाँ पे ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, बिल्कुल ही कैंसिल आउट कर देंगे, तो इसमें कोई मूवमेंट भी नहीं होगी। या फिर आप टग ऑफ वॉर ले लीजिए, अगर कोई दो, ये मान लीजिए पर्सन्स हैं और वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रस्सी से खींचते हैं, वो भी बराबर फोर्स से, तो होता क्या है कि उसमें कोई भी हमें मूवमेंट नज़र नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है, फोर्स हम लगा तो रहे लेकिन कोई भी हमें मोशन नज़र नहीं आता। तो इसका मतलब क्या है, ये एक बैलेंस्ड फोर्स है। और अगर अनबैलेंस्ड फोर्स की बात करें तो मान लीजिए बिल्कुल ये डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन, तो इसमें या तो वेक्टर ऐड हो जाएंगे या सब्ट्रैक्ट, लेकिन कैंसिल आउट कभी नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप दो व्यक्ति इस बॉक्स को धक्का लगाएंगे तो आगे की ओर चला जाएगा, यानी कि इसमें हमें मोशन दिखेगा। और इसी के बेस पे इसका नाम रखा गया है अनबैलेंस्ड फोर्स, क्योंकि हमें क्या होता है, मोशन में दिखता है। तो यहाँ पर अगर एक और एग्जांपल लें कि जैसे वही टग ऑफ वॉर में, यानी जब रस्सी खींचते हैं दो व्यक्ति, तो एक मान लीजिए बहुत ही तगड़ा है और एक कमज़ोर है, तो तगड़ा वाला कमज़ोर को अपनी ओर खींच लेगा और वो जीत जाएगा। तो बिल्कुल ही उसी की तरह कि एक में ज़्यादा फोर्स है और एक में कम फोर्स, तो कम फोर्स वाला वहाँ पे हार जाएगा। तो एक प्रकार का हमें एक मोशन से दिखता है, तो ये इसका मतलब क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स है ये। तो इन दोनों की मैं प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ लिखवा देता हूँ। तो यहाँ पे बैलेंस्ड फोर्स यानी कि फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी द वेक्टर सम ऑफ विच इज़ 0, यानी कि जो मैंने पहले बता दिया कि वेक्टर सम यहाँ पे 0 होता है, कोई भी यहाँ पे मूवमेंट नहीं दिखती। और अनबैलेंस फोर्स में क्या होता है, फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी द वेक्टर सम ऑफ विच इज़ नॉट 0। तो यहाँ पे वेक्टर सम 0 के इक्वल नहीं होता, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई मोशन दिखाई देता है। और इसमें क्या होता है, डू नॉट चेंज दी स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ बॉडी, यानी हमें कोई चेंज नहीं दिखता और इसमें चेंज हमें दिखता है। तो यहाँ पे अगर हम मोशन की थ्योरी लें तो वो कहाँ से निकली है, वो अनबैलेंस्ड फोर्स से ही निकली है। क्योंकि मोशन का मतलब क्या होता है कि टाइम की रिस्पेक्ट में अगर कोई बॉडी यानी कोई ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन चेंज करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मोशन। मोशन में हमने काफ़ी सीख रखा है, जैसे एक्सेलरेशन, स्पीड, वेलोसिटी, पता नहीं क्या क्या। तो यहाँ पे क्या है कि मोशन का मतलब यही है कि अगर कोई बॉडी पोजीशन चेंज करती है, कोई भी इनिशियल टू फाइनल, तो इसका मतलब क्या है, वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करती है, यानी गिवन टाइम में वो अपनी पोजीशन चेंज करती है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, मोशन कहलाता है। यानी आप बोल सकते हो कि ये बॉडी चेंज इट्स पोजीशन with respect to time to given references point। ठीक है, तो मान लीजिए अगर कोई भी पोजीशन चेंज करने की बात है, तो मान लीजिए कोई ए है, ए पे कोई ऑब्जेक्ट है और वो बी पे चला गया, यानी मान लीजिए वो 10 मीटर ए से बी तक की डिस्टेंस है और वो 10 सेकंड में उसको कवर कर लेता है, तो एक टाइप का ये क्या होगा, मोशन होगा। जरूरी मोशन है कि स्ट्रेट लाइन में, वो मोशन कैसा भी दिख सकता है, सर्कुलर दिख सकता है जैसे पंखा घूमता है, या कोई भी मोशन ये भी नहीं बोल सकती ऐसे स्पीड कंसिडर करो या वेलोसिटी, ये भी जरूरी नहीं है। जो चीज़ आपको पोजीशन में चेंज होती दिखेगी, चाहे कुछ भी हो, यानी कोई व्यक्ति चल भी रहा है, वॉकिंग भी कर रहा है या फिर रनिंग कर रहा है
या कोई चीज़ आपको फॉल होती नज़र आती, गिरती हुई नज़र आती है, किसी भी प्रकार का, अगर प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, रोटेशन करते हैं, तो ये सब मोशन है, हर एक चीज़ मोशन है। आसपास हम जितने भी एटमॉस्फेयर में जितने भी ऑब्जेक्ट देखते हैं, अगर वो अपनी पोजीशन चेंज करते हैं कैसे भी, ऊपर नीचे आगे पीछे जिगजैग मोशन में या सर्कुलर कैसे भी, वो सब मोशन कहलाता है, और वो भी किसी खास टाइम इंटरवल में। तो ये चीज़ है मोशन। अब जहाँ तक मोशन की बात आई है तो यहाँ पे मोमेंटम भी बताना पड़ेगा। तो मोमेंटम क्या होता है देखते हैं। तो यहाँ पे बात आती है मोमेंटम की। देखो ये क्या होता है, इसका मतलब है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। यानी मोमेंटम का मतलब अगर कोई भी बॉडी मोशन करती है तो वो अपना एक मास, यानी उसका कोई वजन होगा, कोई भी द्रव्यमान हो सकता है उसका, तो उसका अपना एक वेलोसिटी भी होगी। अगर उसको प्रोडक्ट कर दे तो एक मोमेंटम के इक्वल आएगा। ठीक है, इसे हम हिंदी में बोलते हैं संवेग। तो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी इसलिए भी कह सकते हो क्योंकि ये एक वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी मास की। ये एक स्केलर है लेकिन ये वेक्टर है, तो उसकी वजह से यहाँ पे एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। देखिए अगर इसको डिनोट करते हैं पी से, तो हमने क्या बोला, मास, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, एम बी। तो इसका मतलब क्या है, अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो मास की क्या होती है केजी और वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड, और यही इसकी क्या है एसआई यूनिट है। देखिए छोटी छोटी चीज़ ये एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेता है, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि वेक्टर क्वांटिटी तो पूछ सकता है, फॉर्मूला या फिर इसकी एसआई यूनिट, तो इनको ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ पे आता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसके बाद इसका मतलब क्या होता है, देखिए कंजर्वेशन मोमेंटम का मतलब है कि अगर कोई भी, मान लीजिए दो बॉल्स हैं या कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, वो कोलिजन, ठीक है, यानी कोलाइजन मतलब टकराना, तो बिफोर कोलाइजन, एट कोलाइजन एंड आफ्टर कोलाइजन, यानी टकराने से पहले, टकराने पर और टकराने के बाद जितना भी मोमेंटम होता है उस बॉडी का, उन दो ऑब्जेक्ट का, वो क्या होता है कंजर्व, ना कि वो कोई एक जनरेट होता और ना ही उसको आप ख़त्म कर सकते यानी डिस्ट्रॉय कर सकते। तो ये आपका क्या कहलाता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसको एक डेरिवेशन के थ्रू समझेंगे, इसका फॉर्मूला भी आएगा फिर। तो यहाँ पर मान लीजिए दो, यहाँ पे गेंद है, यानी 2 बॉल्स हैं और ये बी है। तो ये क्या है, यानी कि बिफोर कोलाइजन, और जब ये टकराई एट कोलाइजन, और जब टकरा के दूर चली गई, यानी कि आफ्टर कोलाइजन। तो इसका मतलब क्या है कि टकराने से पहले, टकराने पर, टकराने के बाद। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि एक दूसरे के अट्रैक्ट हुई, फिर टकराइए, कोलाइड हुई एक दूसरे से, और यहाँ पे टकरा के दूर चली गई, यानी एनर्जी ट्रांसफ़र करके वो एक दूसरे से दूर चली गई। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि मास एक को हमें ज़्यादा मानना पड़ेगा, एक को हमें कम मानना पड़ेगा।
यानी कि एम ए ग्रेटर देन एम बी, यानी कि बॉल ए का जो मास है वो ज़्यादा है बी से। तो यहाँ पे इसकी डेरिवेशन करते हैं। देखिए यहाँ पे दो गेंद हैं, इनका दोनों का मास अलग अलग है, तो उनको पहले हमें डिनोट करना पड़ेगा, यानी कि एम ए, इसको बोल सकते हैं मास ऑफ बॉल ए, मास ऑफ बॉल ए। एम बी मास ऑफ बॉल बी। और अगर हम बात करें इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ये भी मानना पड़ेगा, क्योंकि जब आएंगी तो वो इनिशियल और एंड तक पहुंचने पे जब वो टकराती हैं तो वो क्या हो जाएगा, फाइनल। तो सबको ही मानना पड़ेगा, यानी कि यू ए इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल ए और यू बी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल बी और वी ए इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी इनिशियल नहीं, फाइनल होगा ये, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल ए और फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल बी। तो देखिए यहाँ पर मैंने सब यहाँ डिनोट कर दिया है क्या क्या है या कौन सी वेलोसिटी से आ रहा था। तो इसका मतलब देखिए जब ये बॉल टकराई थी तो यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ लगेगा। ये मैं आपको वीडियो में और आगे बताऊंगा, लेकिन होता क्या मैं भी बताता हूँ। न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है मोशन का कि टू एवरी रिएक्शन है इक्विवेलेंट अपोजिट रिएक्शन, यानी हर क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यानी अगर आप कोई भी एक्शन करते हैं तो उसका रिएक्शन आपको मिलेगा। तो यानी कि दो बॉल्स थी टकराई, एक का मैं ये मान लीजिए मैं एक्शन दिखा तो उसका रिएक्शन क्या हुआ कि वो दूर चली गई। तो अप्लाइंग न्यूटन थर्ड लॉ, तो इसका मतलब एफ ए बी, ए ने बी पे फोर्स लगाया माइनस फोर्स किसका, बी ए का, यानी टकरा के वो दोबारा दूर चली गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स यहाँ पे होता क्या है, तो फोर्स इक्वल टू, अगर हम बात करें कि इसका फॉर्मूला क्या होगा ये भी मैं आगे बताऊंगा, लेकिन बस ये कंजर्वेशन मोमेंटम के लिए मुझे बताना पड़ रहा है, ये मैं आगे बता दूंगा आपको वीडियो में। तो ये होता है आपका फोर्स इक्वल टू एम ए। तो यहाँ पे क्या होगा एम ए, और एक्सेलरेशन तो है ही सिंपल जैसे है, यानी कि एम ए और यहाँ पे माइनस का एम ए होगा, लेकिन यहाँ पे बी है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बिल्कुल ही सिंपल है, यानी कि ए का है ये बी का है, तो इसका मतलब एम ए। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन में टी। तो यहाँ पे टाइम तो इक्विवेलेंट है, लेकिन यहाँ पे जो वेलोसिटी है ये बॉल ए और बी के अलग अलग है। तो ये क्या होगा v ए माइनस यू ए अपॉन में टी इक्वल टू माइनस एम बी वी बी माइनस यू बी अपॉन में टी। देखिए टी से यहाँ टी कैंसिल आउट हो गया, तो बॉल ए की और ये बॉल बी की मान लीजिए। तो एम इसकी हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ब्रैकेट से इसको ओपन कर देंगे। तो एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए, और इसका क्या हो जाएगा माइनस एम बी वी बी, और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये माइनस रहेगा, एम बी
यू बी। तो हम क्या करेंगे कि इसको हम इधर ले आएंगे, यानी कि माइनस एम ए यू ए को इक्वल साइड और उसको इधर, तो होगा कि यहाँ पे फाइनली देखिए एम ए वी ए, यानी कि ये ले लेंगे यहाँ पे कॉमन, तो एम ए वी ए, और यहाँ पे क्या करेंगे, सॉरी इसको इधर भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का इक्वल जाके प्लस का एम बी वी बी और इक्वल टू ये माइनस का एम ए यू ए इस तरफ आ जाएगा, यानी कि फाइनल वालों को अलग और इनिशियल वालों को अलग, यानी कि एम बी यू बी प्लस एम ए यू ए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और ये एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आता है सीधा सीधा 3 नंबर में। तो कंजर्वेशन मोमेंटम बस आपको ध्यान रखना है कि बॉल्स को कैसे कोलाइड करें बिफोर, एट और आफ्टर। फिर यहाँ पर न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई हो गया, उसका फॉर्मूला होता है, देखिए एक ए बॉल का ये बी का, क्योंकि एक दूसरे से टकराई है, तो ये मास इंटू एक्सेलरेशन होता है फोर्स का फॉर्मूला। तो ये जब बॉल ए है तो ए के लिए और ये बी है तो बी के लिए, फार्मूला ओपन करके मैंने यहाँ से टाइम कट कर दिया और फिर इसको एक सही ढंग से लिखने के बाद, यानी कि अलग अलग जितने वेरिएबल्स हैं उनको एक साथ रखने के बाद यहाँ पे इस प्रकार आ गया। कैसा लगा आपको ये पार्ट फर्स्ट, कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद।